नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं के पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट कर ली थी और आज हम बात करेंगे हमारी इस प्रश्नावली के पूर्ण वर्ग विधि का ना, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, इसे बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब देखिएगा क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। अब हमें क्या करना है कि इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास अचर पद है उसका हम करते हैं पक्षांतरण, मतलब ये आपके पास क्या आ जाएगा -c। इसके पश्चात हम क्या करते हैं, संपूर्ण समीकरण को a से भाग देते हैं, मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर -c में भाग देंगे a से और a से, और ये a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a से a कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का b बट्टा a इंटू एक्स बराबर क्या, माइनस का c बट्टा है। अब हमें क्या करना है, x का जो गुणज है उसका करते हैं आधा। तो x का गुणज b बट्टा a है, इसका आधा करेंगे और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यह राशि जो है हम दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं अभी बताता हूं। ये b बट्टा एक्स प्लस का b बट्टा 2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस का c बट्टा a और प्लस का b बट्टा 2a का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा इसकी तुलना कीजिए। किससे तुलना करेंगे हम, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस के b स्क्वायर से, है ना। अब हमें पता है कि ये चीज़ क्या होती है, ये होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर a के स्थान पर x है। अगर हम 2ab की बात करें ना तो देखिएगा यहाँ पर a जो है वो x के बराबर है और ये जो b बट्टा a है ना, b बट्टा a है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 से गुणा और 2 से भाग कर सकते हैं। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, ये b बट्टा 2a जो है वो हमारे यहाँ पर b की बात ही काम करेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस का कितना आएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारा पूर्ण वर्ग बना रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इस स्टेप को हम लिख सकते हैं x प्लस बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर ना, और ये बराबर किसके हैं, ये बराबर आएगा इसके, है ना। मतलब माइनस का c बट्टा a प्लस का b बट्टा 2a का होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण वर्ग विधि यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारे पास प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को हम हल करेंगे और हल करके हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इस समीकरण की सहायता से हम x के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पूर्ण वर्ग विधि है। अब जैसे जैसे प्रश्न करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। तो हमारी आज की प्रश्नावली है एक्सरसाइज 3.4। इसका पहले का पहला भाग हमें दे रखा है कितना, 3x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2 बराबर 0। अब पूर्ण वर्ग विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस का 5x बराबर इस अचर पद को दाईं तरफ लेकर के जाएंगे, मतलब ये माइनस का 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस 3x स्क्वायर माइनस का 5x बराबर -2 में x स्क्वायर का गुणांक अर्थात किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। तो पूरी समीकरण में हमने 3 से भाग दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें जो x का गुणांक दे रखा है 5/3, अब इस 5/3 का 2 से भाग दे करके इसका वर्ग करेंगे और दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का आपके पास 5/3 इंटू एक्स है, और यहाँ पे आपके पास जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर और -2/3 प्लस यहाँ पर भी आपके पास आएगा 5/6 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए भाई, अब इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ भी मत करो, यहाँ से x उठा लो, यहाँ से 5/6 उठा लो। तो x उठा लिया, यहाँ से 5/6 उठा लिया। अब ध्यान दो, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाना है और प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाना है, और ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ से x आएगा, यहाँ से 5/6 आएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओ, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ और स्क्वायर कर दो। बराबर माइनस का 2/3, यह आएगा हमारे पास 25 बट्टा किसके, 36 के। ठीक है, अब x माइनस का 5/6 इसका होल स्क्वायर है बराबर, अब हमें इसका एलसीएम लेना है तो लसअप दाईं तरफ क्या आएगा, 36 आएगा। ठीक है,
और 12 बार जाएगा और 12 दूनी कितना आएगा 24 आएगा, और अंश में क्या पड़ा है प्लस का 25। अब क्या करेंगे हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ से x माइनस का 5/6 इसका होल स्क्वायर है बराबर, यहाँ बच जाएगा 1/36। अब जैसे हम वर्गमूल लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा प्लस माइनस का 1/6, क्योंकि 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, तो 1/36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 1/6 के बराबर। अब क्या करेंगे, एक बार इसे 1/6 के साथ हल करेंगे और एक बार करेंगे माइनस के 1/6 के साथ में हल, ठीक है। और यहाँ से आएगा x बराबर माइनस का, यहाँ से क्या प्राप्त होगा x माइनस का 5/6 बराबर माइनस का 1/6, ठीक है। अब x बराबर आपके पास आएगा, पक्षांतरण करेंगे 5/6 प्लस का 1/6, 5 प्लस 1 6, 6 में 6 का भाग देंगे तो x बराबर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ से x बराबर आपके पास 5/6 है और ये माइनस का 1/6 है, तो 5 में से 1 जाएगा 4/6, तो ये अपने को प्राप्त होगा 2/3 के बराबर। तो इस तरीके से हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस समीकरण का हल कर सकते हैं। जब जब प्रश्न में बोला जाए कि आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस समीकरण को हल करना है, तो आप इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका चौथा भाग, देखते हैं नेक्स्ट में। दूसरा और तीसरा आसान है, आप ट्राई कीजिए, कुछ आपको होमवर्क भी साथ साथ में मिलता जाएगा। तो चौथा भाग जो है हमारे पास वो है 4x², ठीक है, और प्लस का 4√3 इंटू एक्स और प्लस में 3 बराबर 0, ठीक है। अब इस समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है, तो हमारा वही 4x² प्लस का 4√3 इंटू एक्स बराबर -3, मतलब अचर पद को हमने दाईं तरफ किया। अब हम क्या करेंगे, पूरी समीकरण को x² के गुणांक, x² का गुणांक कितना है भाई, यहाँ पर 4 है, तो हम उससे भाग दे देंगे। ये 4 से भाग दिया, ये 4 से भाग दिया, ये 4 से भाग दिया, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² प्लस √3 इंटू एक्स बराबर कितना -3/4। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास x का गुणांक कितना है √3 है, तो √3 में हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे और उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ देंगे, तो हमारे पास आएगा x² प्लस का √3 इंटू एक्स प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर बराबर -3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आई। अब यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से √3/2 आ जाएगा, तो x आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो मैंने बताया था प्लस लेना है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लेना है, स्क्वायर बराबर -3/4 और ये आपके पास कितना आ जाएगा +3/4, ठीक है। तो दाईं तरफ मामला 0 हो जाएगा, तो x प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर किसके बराबर 0 के बराबर। अब हम करेंगे इसको यहाँ पे हल, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से ये देगा हमें x प्लस का √3/2 इसका होल स्क्वायर बराबर अगर 0 के है, तो जैसे मैं वर्गमूल लूंगा तो x प्लस का √3 बराबर 0 के आएगा। हालांकि हमें यहाँ पर एक हल मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर 2 हल लिखने हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं, तो एक हल माइनस का √3/2 और दूसरा हल भी माइनस का √3/2 के बराबर, ठीक है, ये माइनस है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि किसी द्विघात समीकरण के समान हल भी आ सकते हैं, और यह समान हल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है जी। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 और 7वां, ठीक है। 6 देखिएगा, 2x² प्लस का x प्लस 4 बराबर 0, 2x² प्लस का, यहां से हमें दे रखा है x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0। अब इसमें भी हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे, 2x² है प्लस का x है, पक्षांतरण करेंगे, माइनस का 4 आएगा, 4 का पक्षांतरण करेंगे तो 2x² प्लस x। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर x² का जो गुणज है उसका क्या करेंगे, संपूर्ण समीकरण में भाग देंगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा x² प्लस का x/2 माइनस का कितना 2। अब x का गुणज कितना है 1/2 है, इसको 2 से भाग करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब हमें प्राप्त होगा x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का क्या होल स्क्वायर बराबर माइनस का 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। साइन ऑफ प्रोसीडिंग हर स्टेप में लगाना है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x को उठाएंगे, यहाँ से 1/4 को उठाएंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया बराबर स्क्वायर,
ये माइनस का 2 और ये आ जाएगा 1/16। ठीक है, अब यहाँ से 16 गुणा 2 हमारे पास कितना आएंगे, माइनस का 32 आएगा और प्लस का कितना आएगा, 1/16 आएगा। ठीक है जी, यहाँ से देखिएगा ये प्लस और बट्टे में कितना आएगा, 16 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से अपने को प्राप्त हो रहा है माइनस का 31/16 और x प्लस का 1/4 और उसका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा जब कभी भी बाएं तरफ में होल स्क्वायर है और दाईं तरफ में कोई ऋणात्मक मान आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण के वास्तविक मूल परिभाषित नहीं है ना, वास्तविक मूल परिभाषित नहीं है। आपको यहां तक लिख करके छोड़ देना है। ठीक है जी, परिभाषित नहीं है। ठीक है, फिर से देखिएगा बाईं तरफ स्क्वायर आया है और दाईं तरफ आप देख सकते हैं ये माइनस के 31/16 आया है, तो हम बोल सकते हैं कि किसी वर्ग राशि का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूं x² बराबर अगर मेरे पास -4 है तो दुनिया में कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं बनी है जिसमें इतना दम हो कि उसका स्क्वायर कितना आ जाए, -4 आ जाए। ये आगे जाकर के हम पढ़ेंगे, यह 11th क्लास में आता है और वो आता है आयोटा की फॉर्म में, लेकिन 10वीं क्लास में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में बात किया है तो वास्तविक संख्याओं में इसका हल परिभाषित नहीं होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें की, है ना। 7वें प्रकार का प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं और इसको गुणनखंड विधि से किया था। आज हम बात करेंगे किस विधि से इसको हल करने की, हम इसे ज्ञात करेंगे किससे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसका हल ज्ञात करेंगे। ठीक है जी, चलिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसका हल ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास जो समीकरण है उसको मैं यहां से लिख लेता हूं, देखिएगा हमारे पास समीकरण है प्रश्न क्रमांक 7 में और ये समीकरण है 4x² प्लस का 4bx, ठीक है, और माइनस का a² माइनस का b² बराबर किसके, 0 के। हमें इसे हल करना है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक है, तो हमारा स्टेप जो है वो वही रहेगा, 4x² प्लस का 4bx बराबर अचर पद को हम दाईं तरफ लेके जाएंगे, बाएं से दाईं तरफ। अब हम क्या करेंगे, x² के गुणांक से भाग देंगे ना, तो 4bx बराबर ये अपने पास a² माइनस b² है, 4 से संपूर्ण समीकरण में हम क्या देंगे, भाग देंगे। तो हमारे पास आएगा x² प्लस का bx बराबर a² माइनस b² बट्टा कितना, 4। अब x का गुणांक कितना है, b का करेंगे आधा, है ना, b का करेंगे आधा और उसका करेंगे वर्ग, और यह दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये अपने पास b/2 का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, a² माइनस b² बट्टा 4 प्लस का b/2 का होल स्क्वायर। अब ये पूर्ण वर्ग बनने को तैयार है, यहाँ से x आएगा, यहाँ से b/2 आएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, बराबर में कितना, स्क्वायर। दाईं तरफ देखते हैं क्या मामला चल रहा है, तो a² माइनस b² बट्टा 4 और यहाँ पे अपने पास आएगा b² बट्टा 4। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि दोनों के हर समान है, इसका मतलब a² माइनस b² प्लस का b² बट्टा 4, है ना, ये माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे और केवल बचेगा कितना, a² बट्टा 4 के बराबर। ठीक है, साइन ऑफ प्रोसीडिंग में लगा देता हूँ उत्तरोत्तर प्रकृति का चिन्ह, या तो आप ये चिन्ह लगाइए या फिर हिंदी में लिखिए या। ठीक है जी, ये जरूरी है। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पर कितना है, x प्लस का b/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये बराबर है अपने पास किसके, a² बट्टा 4 के। अब क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट कर देंगे। ठीक है, 2 पार्ट करने से पहले हम क्या लेंगे, इसमें वर्गमूल ले लेंगे, तो x प्लस b/2 बराबर किसके आएगा हमारे पास, प्लस माइनस का a/2। a² का वर्गमूल a हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार लेंगे a/2 के साथ में और एक बार लेंगे किसके साथ में, माइनस के a/2 के साथ में। चलिए, अब हमारे पास आ जाएगा x बराबर, पक्षांतरण करूंगा तो a/2 माइनस का b/2 लसब 2 आएगा, तो ये प्राप्त होगा a माइनस b/2, किसका मान, x का मान। ठीक है जी, यहां से पक्षांतरण करूंगा तो x बराबर आएगा हमारे पास माइनस का a/2 माइनस का b/2, अगर मैं माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ ले लेता हूं तो a माइनस b, ये आ जाएगा किसके बराबर, माइनस का चिन्ह उभयनिष्ठ ले लेता हूं तो माइनस का a प्लस b/2, यह किसका मान आ जाएगा, x का आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें x के
दो मान प्राप्त होंगे, एक आएगा a माइनस बी बट्टा 2 और दूसरा आएगा माइनस का a प्लस बी बट्टा 2 के बराबर। ठीक है जी, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये मामला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा या द्विघात सूत्र द्वारा उपयोग करके इनको ज्ञात करना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण को हल करने की तीन विधियां, एक गुणनखंड विधि थी, दूसरी थी कौन सी, पूर्ण वर्ग विधि जो अभी हमने देखा, और तीसरी विधि है श्रीधर आचार्य विधि। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसे मैं दिखा भी देता हूं, श्रीधर आचार्य विधि है ना, श्रीधर आचार्य विधि। अब अगर अपने पास कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 है तो श्रीधराचार्य डायरेक्ट हमें फॉर्मूला देते हैं x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में कितना आएगा, 2a आएगा। ठीक है जी, अब कोई पूछे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला यहीं से आया जो हमने पूर्ण वर्ग विधि वाला कॉन्सेप्ट देखा था, पूर्ण वर्ग विधि वाला कॉन्सेप्ट देखा था ये वाला ना। इसका अंतिम व्यंजक देखो भाई, अंतिम व्यंजक देखो, यहीं मैं आपको श्रीधर आचार्य बता देता हूं। अंतिम व्यंजक देखो, ये अपने पास है x प्लस का b बट्टा 2a का होल स्क्वायर है और बराबर किसके है, ये अपने पास माइनस का c बट्टा a और प्लस का b स्क्वायर बट्टा कितना है, 4a। ठीक है, अब दाईं तरफ मैं लसअप ले लेता हूं तो 4a लसअप आएगा। ठीक है, a से भाग जाएगा तो माइनस का, देखिएगा ये आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि b बट्टा 2a का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर 4a स्क्वायर लसअप आएगा, तो ये a से a जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 4ac और प्लस का कितना, b स्क्वायर। तो x प्लस का अपने पास प्राप्त होगा b बट्टा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम वर्गमूल ले लेते हैं, तो वर्गमूल ले लेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा बट्टा, जैसे वर्गमूल लूंगा तो 4a स्क्वायर का 2a हो जाएगा और आगे किसका चिन्ह आ जाएगा, आगे चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस का। ठीक है जी, ये मामला आपको समझ में आ जाएगा, x प्लस का b बट्टा 2a। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर आएगा माइनस का b बट्टा 2a प्लस माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में कितना, 2a। अब 2a जो है वो लसअप है, ले लेते हैं, तो माइनस का b प्लस माइनस यहाँ पर क्या है, अंडर रूट है, अंडर रूट में कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये किसके बराबर, x के बराबर। गौर से देखिए, यही हमारा क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, या जिसे हम द्विघाती सूत्र बोलते हैं या अंग्रेजी में बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है जी, तो मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ भी बता दिया इसका। चलिए अब इनको प्रश्नों को हल करने से पूर्व हम देखते हैं कि ये जो अंडर रूट में जो लिखी हुई राशि है ना, देखिएगा इस अंडर रूट में लिखी हुई राशि को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अर्थात विविक्तिकर बोलते हैं। इसे मैं कैपिटल डी से लिखता हूं ना, ये अपना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है ना, विविक्तिकर है। यहाँ पर डी जो होगा वह विविक्तिकर है, विविक्तिकर है ना। अब ये डिस्क्रिमिनेंट या फिर विविक्तिकर क्या होता है, यह बताता है कि हमारे मूल कैसे। मूल की तीन कैटेगरी होती हैं, एक वास्तविक होते हैं और दूसरे काल्पनिक होते हैं। अवास्तविक समान भी हो सकते हैं और काल्पनिक जो हैं वह असमान रहते हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि डिस्क्रिमिनेंट या फिर विविक्तिकर से हम कैसे निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो डी ये जो है अपने पास किसके बराबर है, ये अपने पास है बी स्क्वायर माइनस के 4ac के बराबर है। डी जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है। अब इसमें तीन केस आते हैं, यदि डी का मान 0 से बड़ा है, यदि डी का मान 0 के बराबर है, यदि डी का मान 0 से छोटा है। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम फॉर्मूले की तरफ देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d है ना। इस b स्क्वायर माइनस 4ac को d लिखा है मैंने, बट्टे में 2a। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, जब जब d का मान 0 से बड़ा होगा, मतलब अंडर रूट वाली राशि 0 से बड़ी है, तो हम जानते हैं कि जब जब अंडर रूट वाली राशि 0 से बड़ी होती है तो हमारा जो अंडर रूट से निकलने वाला मान होता है वह सदैव क्या होता है, वास्तविक होता है। तो हम बोल सकते हैं कि मूल जो होंगे वह वास्तविक होंगे। क्या होंगे भाई, वास्तविक, और क्या होंगे, भिन्न होंगे, है ना। मूल जो है वास्तविक एवं क्या होंगे, भिन्न होंगे। क्लियर है भाई सभी को। भिन्न का मतलब होगा डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे। बात समझ में आ रही है।
ऐसा क्यों? क्योंकि d का जो मान 0 से बड़ा होगा तो एक बार प्लस के साथ में अंडर रूट डी आएगा, एक बार माइनस के साथ में अंडर रूट डी आएगा। तो d 0 से बड़ा है, इसका मतलब वास्तविक मान देगा, प्लस के साथ में आएगा तो अलग देगा, माइनस के साथ में आया तो अलग देगा। मान लीजिए d का मान 0 के बराबर है तो मूल तो वास्तविक होंगे, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 होगा, ठीक है। मूल जो होंगे वह वास्तविक होंगे, देखिएगा मूल जो होंगे वह वास्तविक होंगे ना, लेकिन क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। कारण क्या है? क्योंकि d का मान जैसे ही 0 हुआ तो प्लस अगर आप 0 करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस 0 करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस बी में अगर 0 जुड़े चाहे घटे, हमें माइनस बी बट्टा 2a ही प्राप्त होगा। तो हमारे मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे। मान लीजिए d का मान अगर लेस देन 0 है तो मूल क्या होंगे? मूल होंगे काल्पनिक, है ना। मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम जैसे ही, और मूल काल्पनिक के साथ साथ में क्या होंगे? भिन्न होंगे ना, अलग अलग होंगे। क्योंकि जैसे ही d का मान 0 से छोटा आ जाता है, वर्गमूल वाली राशि जो है वह ऋणात्मक हो जाती है। वर्गमूल के अंदर वाली राशि ऋणात्मक होने का मतलब है कि हमारे मूल जो होंगे वह वास्तविक नहीं है, हम काल्पनिक में चले जाएंगे, और वह काल्पनिक जो चीज है वो क्या आएगी? आयोटा में आएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? किस में आएगी? आयोटा में आएगी। चलिए भाई, ये मैंने डिस्क्रिमिनेंट आपको यहां पर क्यों बताया? क्योंकि जब भी आप द्विआधारी सूत्र या द्विघाती सूत्र से प्रश्न को हल करने जाएंगे तो पहले ये पूछेगा कि क्या इसके मूल, क्या इसके मूल अस्तित्व में है। अस्तित्व का मतलब है कि वास्तविक संख्याओं के रूप में है कि नहीं। यदि वास्तविक संख्याओं के रूप में है तभी हमें इसको ज्ञात करना है, अन्यथा नहीं ज्ञात करना, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसमें हमें क्या बोला गया है? दूसरे प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो। अस्तित्व तो दोनों केस में होगा, लेकिन वास्तविक संख्याओं के केस में अस्तित्व में है कि नहीं। तो हमारा सवाल है 2x² माइनस का 2√2 और प्लस का 1 बराबर 0। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करनी पड़ेगी? तुलना करनी पड़ेगी। से तुलना करने पर, ठीक है जी। जैसे हम तुलना करेंगे तो आप देख सकते हो कि a का मान तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, b का मान आ रहा है माइनस का 2√2 और यहाँ पर कितना आएगा? x आएगा, और c का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है जी। ये अपने पास क्या है? एक द्विघात समीकरण है जिसमें a b c के मान आ गए, ठीक है। अब सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का मान। विविक्तिकर क्या होता है? b² माइनस का 4ac। यदि विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा आए या 0 के बराबर आए तो ही हमें मूल ज्ञात करने हैं। तीसरे वाले केस अर्थात 0 से छोटे वाले केसेस में हमें इसका मान ज्ञात नहीं करना। तो सबसे पहले हम विविक्तिकर ज्ञात कर लेते हैं। तो b² का मान माइनस का 2√2 का होल स्क्वायर माइनस का 4a का मान 2 है, c का मान ये है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 4 दूनी 8 प्राप्त होगा, और यहाँ पे आपको 8 प्राप्त होगा। तो d का मान किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमें मूल आगे ज्ञात करने हैं, क्योंकि हमारे मूल क्या आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। तो हम श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac डिवाइड बाय कितना? 2a। तो x बराबर आएगा, अब ध्यान देना भाई, अंडर रूट वाली राशि b² माइनस 4ac को पुनः ज्ञात नहीं करना है ना, डबल मेहनत नहीं करने, क्योंकि इसका मान तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या निकाला है? 0 निकाला है। तो 0 रख देंगे और b के स्थान पर b का मान रख देंगे। तो b का मान आ रहा है माइनस का 2√2, ठीक है, और बट्टे में कितना? 2 × a का मान कितना है? 2 है। तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√2, और बट्टे में कितना आएगा अपने पास? 2 × 2, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, √2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/√2। तो x का मान 1/√2 और 1/√2 दो मान आएंगे। क्योंकि दोनों मान समान है इसलिए हमें यहाँ पर एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे मान 1/√2 और 1/√2 की फॉर्मेट में आएंगे, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है भाई सभी को? चलिए अब हम ज्ञात करते हैं इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमें दे रखा है, इसे हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? हमें बोला गया है कि x प्लस का 1/x इसका मान जो है वह 3 के बराबर है ना, जहां पर x 0 नहीं है।
x जीरो इसलिए नहीं है क्योंकि 1/x दे रखा है, और x में अगर बट्टे में आ जाता है तो x का मान जीरो हम नहीं लेंगे, अन्यथा ये अनंत बना देगा। चलिए भाई, अब इसके हल को देखेंगे तो सबसे पहले यह व्यापक रूप में नहीं है, तो व्यापक रूप में ज्ञात करने के लिए लसअप लेंगे, तो x² प्लस 1/x बराबर किसके 3 के ना, x की x से गुणा करेंगे x² आएगा, ये 1 आएगा बट्टे में x है। अब वज्र गुणा करेंगे तो x² प्लस 1 बराबर किसके 3x के आएगा, तो x² माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यह समीकरण हमारे व्यापक रूप के फॉर्मेट में आ गई है। अब हम इसकी तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर जैसे हम तुलना करेंगे हमें कितना मान प्राप्त होगा, a बराबर 1 प्राप्त हो रहा है, b बराबर -3 प्राप्त हो रहा है, c बराबर 1 प्राप्त हो रहा है। विवेचक d का मान b² माइनस का 4ac है ना, b² मतलब माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 1 है और c का मान भी 1 है, तो अपने को मिलेगा 9 माइनस का 4 मतलब किसके बराबर, 5 के बराबर। तो 5 जो है वह 0 से बड़ा आया है, इसका मतलब इसके मूल वास्तविक होंगे, मतलब अभी हमें आगे और प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हमारा जो श्रीधराचार्य सूत्र है वो हम लिख लेते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, या इसे द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, ये अपने पास क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। अब मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि इस b² माइनस 4ac का मान एक बार हमने निकाल लिया है तो वापस नहीं निकालेंगे, तो इसका मान 5 आया है, प्लस माइनस में b का मान माइनस का 3 है, तो माइनस ऑफ -3 बट्टे में 2 इंटू a का मान कितना भाई 1 है, ये अपने पास x, तो x बराबर अपने पास आएगा प्लस का 3 प्लस माइनस का √5 और बट्टे में कितना आएगा 2 आएगा। तो एक बार हम प्लस के साथ में लेंगे, एक बार किसके साथ में लेंगे, प्लस के साथ में लेंगे, और एक बार हम किसके साथ में लेंगे, माइनस के साथ में लेंगे। तो ये जो आपका फॉर्मूला है यह इसलिए उपयोगी है, काफ़ी बार गुणनखंड विधि जो होती है वह फेल हो जाती है। फेल होने का मतलब आता तो है उससे आंसर, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लग जाता है। तो हमारा ये द्विघाती जो सूत्र है वह बहुत ही आसान तरीके से, चाहे आपके मूल जो हैं वह अभाज्य रूप में हो या फिर बोल सकते हैं अपरिमेय रूप में हो, तो भी हमें यह मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका भाग देख लेते हैं, हम एक 7वां भाग देख लेते हैं। ठीक है जी, देखते हैं 7वां भाग, क्योंकि बीच वाले सवाल आसान से हैं। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए तो कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न क्रमांक 7वां, जो अच्छे क्वेश्चन है जहां पर अक्सर विद्यार्थियों को समस्या आती है वो मैं पहले ही करवा देता हूं। ठीक है, लेकिन जो केवल प्रैक्टिस वाले सवाल है वहां आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। तो एक x का मान 0 नहीं और एक x का मान 2 नहीं, क्योंकि 0 होने पर भी 1/0 आनंद दे देगा और 2 होने पर भी 1/0 आनंद दे देगा। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है वह बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं ताकि कोई भी गणितीय नियम को चुनौती नहीं मिल सके। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की। तो इसमें हम क्या करेंगे, साफ बात है लसअप लेना पड़ेगा। लसअप ले लिया, x का भाग जाएगा तो यहाँ पर x - 2 बचेगा और x - 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा। ठीक है, बराबर हमारे पास कितना है 3 है। अंश में देखिए x से x जाएगा, x कट गए, अंश में बचेगा -2 और यहाँ बचेगा x इंटू x -2 बराबर किसके 3 के। अब वज्र गुणा करेंगे तो -2 बराबर 3 गुणा x इंटू x -2। ठीक है, तो -2 बराबर ये अपने पास प्राप्त होगा 3x² है ना, और -3 दूनी 6x। पक्षांतरण करते हैं तो 3x² -6x प्लस 2 बराबर किसके 0 के। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे ना। तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर है ना। जैसे हम तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, b का जो मान है वो -6 आ रहा है और c का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे यहाँ से, अब हमें विवेचक ज्ञात करना है d का जो मान होता है वो b² माइनस का 4ac होता है। तो d का मान ज्ञात करते हैं, b का स्क्वायर मतलब -36, 4 गुणा a कितना है भाई 3 है और
सी का मान कितना है 2 है, ठीक है। तो 4 × 3 12, 12 दूनी 24 है ना, तो 36 माइनस का कितना आएगा 24 आएगा, ये डी का मान है, ठीक है। 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, तो डी का मान आया किसके बराबर 12 के बराबर। तो इसका मतलब हमें आगे और प्रोसीड करना पड़ेगा, आगे और बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि इसको आगे कैसे हल करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ यहाँ से। अब देखिएगा, हमें पता है कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट में क्या बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, बट्टे में कितना आता है 2a आता है। तो x बराबर माइनस का b का मान कितना है भाई माइनस का 6 आया है, तो माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस का अंडर रूट, इसका मान हमने 12 ज्ञात किया है, बट्टे में 2 गुणा a का मान कितना है भाई 3 है, तो हमारे पास आएगा प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 है, 12 को हम 4 गुणा 3 लिख सकते हैं ना, तो 4 गुणा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसा किस लिए किया हमने, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा कितना 6 प्लस माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर √3 और बट्टा कितना 6। अब 2 बेनिस ले लेते हैं, तो 3 प्लस माइनस का √3 और बट्टे में कितना आएगा 2 × 6। क्लियर है भाई, ये अपने पास x का मान आएगा। अब हम एक बार क्या करेंगे, एक बार हम प्लस के साथ में लेंगे, एक बार माइनस के साथ में लेंगे। तो देखिएगा पहले 3 का भाग दे देते हैं, तो x बराबर यहाँ पे आएगा 1 प्लस माइनस का √3 बट्टा 3, √3 बट्टा 3 मतलब कितना आएगा 1 बट्टा √3, तो x का मान आएगा 1 प्लस का 1 बट्टा √3 और एक x का मान आएगा 1 माइनस का 1 बट्टा √3, है ना। x बराबर 1 माइनस का 1 बट्टा √3, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं आसानी से। √3 प्लस 1 बट्टा √3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको मामला समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए 3 प्लस √3 बट्टा 3 आपके दे रखा है, आपका जो उत्तर है वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है ना उत्तरमाला में, 3 प्लस का √3 बट्टा 3 और 3 माइनस का √3 बट्टा 3, ये दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके पश्चात हमें प्रश्नावली 3.4 में भाषा वाले सवाल दे रखे हैं ना, भाषा वाले सवाल है। तीसरा प्रश्न है, 2 ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। 2 क्रमागत ऐसे विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। चलिए भाई, अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को स्टार्ट करवाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूं ताकि आगे आने वाले सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अगर आपको केवल बोला जाए क्रमागत पूर्णांक, है ना, क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक अगर आपको बोला जाए, और ये हम बात कर रहे हैं 2 की ना, 2 क्रमागत पूर्णांकों की बात की जाए, तो आप एक को x ले लीजिए और एक को x + 1 ले लीजिए ना, ये सदैव होता है। और अगर बोला जाए 2 क्रमागत समपूर्णांक, है ना, समपूर्णांक, तो ध्यान दीजिएगा समपूर्णांकों में जो अंतर होता है वो 2 का अंतर होता है, ठीक है। एक आएगा x और एक आएगा x + 2। और 2 क्रमागत विषम पूर्णांक, है ना, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक, अगर आपको कभी भी ऐसा बोला जाए तो आपको इसमें भी 2 का ही अंतर लेना है, एक x लेना है, एक x + 2 लेना है। देखिएगा कैसे, है ना, मैं यहां पर बात कर रहा हूं 1 2 3 4 5 और ये चल रहा है, तो क्रमागत पूर्णांकों में तो 1 1 का अंतर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं सम की बात करूं तो 2 4 6 8 और 10, तो देखो भाई अंतर कितने का आ रहा है भाई, 2 2 का अंतर आ रहा है। और विषम की बात करूं 1 3 5 7 9, तो भी अंतर कितने का आ रहा है, 2 2 का आ रहा है। तो कभी भी आपके पास प्रश्न ऐसा आए तो आपको ये चीजें मान करके चलनी है, ठीक है जी। अब देखिए प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, ये हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है ना, 2 क्रमागत विषम धन तो नहीं बोला गया, 2 क्रमागत विषम धनात्मक बोला गया, बिल्कुल सही है, धनात्मक पूर्णांक। इसका भी बहुत अच्छा योगदान रहेगा प्रश्न के उत्तर में। धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग, के वर्गों का योग, है ना, किसके बराबर है 290, है ना, ये प्रश्न में बोला गया। तो हम मान लेते हैं, माना प्रथम
धनात्मक विषम पूर्णांक, अभी मैंने आपको बताया था एक को x मानना है और द्वितीय धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, ये कितना आ जाएगा भाई x प्लस 2। अब प्रश्नानुसार क्या, इनके वर्गों का योग मतलब x स्क्वायर और x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर किसके हैं, 290 के हैं, है ना। यह प्रश्न में हमें बोला गया है कि दोनों की वर्गों का योग 290 के बराबर है, तो हमें क्या करना है, इन धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो अब कुछ नहीं, ये समीकरण में परिवर्तित करेंगे, यहां से आएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 एक्स और प्लस का 2 दूनी 4 बराबर किसके, 290 के। तो यहां से आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 बराबर किसके, 290 के। ठीक है जी। अब कुछ उभयनिष्ठ आ रहा है, 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, तो 2 को हटा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 2x आएगा प्लस का 2 आएगा और 2 का इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा और ये आएगा 45। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और 145 इधर आएगा तो माइनस का 145 बनेगा और प्लस का पड़ा है आपके पास 2, तो 143 बराबर 0। अब मुझे ऐसा बताइए, दो ऐसी संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल तो 143 के बराबर है और योगफल जो है वो 2 के बराबर है। तो ऐसी दो संख्याएं 13 और 11 होती है, ध्यान दीजिए 13 और 11। तो 13 और 11 को गुणा करता हूँ, 11 तिया 33, 3 11 कम 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14। गुणनफल तो 143 आया और 13x में से माइनस का लेके आना है, तो माइनस का 11x करूंगा तो कितना प्राप्त होगा, 2x प्राप्त होगा। मतलब यह 13 और 11 हमारे प्रश्न को बिल्कुल सूट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर संतुष्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस समीकरण को हल करेंगे ना। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का, इधर मैं 13x ले रहा हूं, माइनस का 11x ले रहा हूं और माइनस का 143 ले रहा हूं बराबर 0। इसमें उभयनिष्ठ आएगा x, तो x प्लस का 13, यहां से उभयनिष्ठ आएगा माइनस का 11 बराबर 0। x प्लस 13 बाहर आया, x माइनस 11 बराबर 0। तो एक तो x का मान आएगा माइनस का 13 और एक x का मान आएगा 11 के बराबर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा माइनस का 13 नहीं लेना है, मैंने आपको पहले ही बोला था यह वर्ड धनात्मक पूर्णांक जो है, मैंने बोला था हमारे अंतिम उत्तर में बहुत बड़ा योगदान देगा, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि x धनात्मक पूर्णांक है, x धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब x बराबर माइनस का 13 अस्वीकार्य है। ठीक है, अस्वीकार्य है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक माइनस 13 नहीं हो सकता। इसका मतलब x का मान 11 है तो उसका अगले वाला 11 प्लस 2 है ना, x प्लस 2 मतलब 11 प्लस 2। देखिएगा, एक हमने x माना था, एक x प्लस 2 माना था, तो x प्लस 2 का मान 11 प्लस 2 बराबर कितना आएगा, 13। तो एक 11 होगा, एक 13 होगा। अब थोड़ा सा इसको चेक भी कर लेते हैं, क्या इनके वर्गों का योग 290 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, कि हम ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं। तो 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 6 1 7 2 9 और 1 प्लस 1 2। इसका मतलब हम एकदम सही गए हैं, हमारा उत्तर एकदम उचित है। ठीक है जी, तो काफ़ी बार आप चेक भी कर लीजिएगा कि आपका जो प्रश्न जिस फॉर्मेट में दे रखा है क्या वह आंसर उस फॉर्मेट को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अन्यथा ऐसा पता चले टाइम भी दे दिया, पूरा क्वेश्चन भी हल कर लिया, उत्तर भी लेके आ गए, लेकिन अंतिम उत्तर सही है ही नहीं, तो हमारा जो की गई मेहनत है वो पूरी बेकार चली जाएगी। और बोर्ड एग्जाम में 1-1 मिनट कीमती होता है ना जी, 3 घंटे 15 मिनट में 1-1 मिनट कीमती है। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं, हमारा भी यहाँ समय कीमती है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न को लिखना यहां पर इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस प्रश्न का हर एक शब्द जो है वो बहुत अहमियत रखेगा। तो हमें बोला गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर हमें दे रखा है 45। ठीक है, और
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग है ना, यह है 4 गुना बड़ी संख्या के। ये अपने को प्रश्न में दे रखा है, मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, ठीक है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर बराबर 45 और छोटी संख्या का वर्ग 4 गुना क्या है, बड़ी संख्या है। तो हम यहां से मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या जो है वह बराबर y है और छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या जो है वो बराबर x है। अब प्रश्नानुसार हमें दो कंडीशन दे रखी है, थोड़ा यहां लिख लेता हूं। प्रश्नानुसार हमें क्या कंडीशन दे रखी है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, मतलब बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, तभी तो हमें प्लस का 45 मिलेगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, छोटी संख्या का वर्ग मतलब x का वर्ग जो है वो 4 गुना है बड़ी संख्या मतलब 4y के बराबर, ठीक है भाई। अब यहां से हमें हल करना है, तो इसे समीकरण नंबर 1 दे देता हूं, इसे समीकरण नंबर 2 दे देता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से ना, क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए एक्स स्क्वायर का मान इधर रख देता हूं, तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y बराबर किसके, 45 के, दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर का मान मैंने यहां पर रख दिया, तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y बराबर 45, या फिर वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 45 बराबर किसके, 0 के, ठीक है भाई। बात समझ में आई सभी को, ये समीकरण बनाना समझ में आया कि नहीं आया। दो संख्याओं के वर्गों का योग अंतर 45 है, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, तभी प्लस का 45 आएगा। और छोटी संख्या जो है वो बड़ी संख्या की 4 गुना है, यही लिखा हुआ है। छोटी संख्या जो है वो छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो छोटी संख्या का वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर का मान किसके बराबर, 4y के बराबर। अब हम देखते हैं 9 गुणा 5, 9 पंजे 45 होता है, बिल्कुल हमें हमारे मूल मिल चुके हैं। यहाँ पे आपके पास 9y आएगा और प्लस का 5y आएगा और माइनस का 45 बराबर 0। हल करते हैं, यहाँ से y उभयनिष्ठ आ रहा है, यहाँ से बचेगा कितना, y माइनस का 9 माइनस का नहीं क्या लेंगे, प्लस का 5 जो है वो उभयनिष्ठ लेंगे, तो अब हमारे पास क्या आएगा, y माइनस का 9 है ना, बराबर किसके, 0। अब y माइनस 9 उभयनिष्ठ आ गया और यहाँ बचेगा कितना, y प्लस का 5 है ना, बराबर किसके, 0 के। एक y का मान 9 आएगा और एक y का मान माइनस का 5 आएगा, ठीक है जी। अब देखिए इन दोनों में से एक ही सही है, और वो कौन सा सही है अभी पता चल जाएगा ना। इन दोनों में से एक ही सही है और वो कौन सा सही है अभी बता देता हूँ मैं आपको। देखिएगा हमारी कंडीशन के हिसाब से, देखिएगा छोटी संख्या का वर्ग है ना, चूंकि छोटी संख्या का वर्ग अर्थात एक्स स्क्वायर का मान बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो 4 गुना बड़ी संख्या, एक 9 ले लेता हूं एवं एक्स स्क्वायर का मान 4 गुना एक -5 ले लेता हूं। तो ये -5 जो है वो स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे हमारे पास माइनस का 5 गुना 4 आएगा तो एक्स स्क्वायर का मान किसके बराबर आएगा, -20 के बराबर आएगा। तो किसी संख्या का जो वर्ग है वह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं कि y बराबर -5 जो है वो अस्वीकार्य है। क्या है, अस्वीकार्य है ना। इसका मतलब y का मान किसके बराबर आएगा, y का मान आएगा 9 के बराबर है ना। y का मान किसके बराबर आएगा, 9 के बराबर आएगा। देखिएगा y का मान अगर 9 के बराबर आया तो एक्स स्क्वायर का मान जो है अपने पास 4 गुणा y के बराबर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का मान आएगा 9 चौक 36, तो x का मान आएगा प्लस माइनस के 6 के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास संख्याएं आएगी, x का मान 6 है तो y का मान 9 है, और x का मान -6 है तो भी y का मान 9 है, ठीक है। x का मान -6 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि -6 का स्क्वायर 4 गुणा 9 मतलब 9 गुणा 4 36 के बराबर हो सकता है, ठीक है जी। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमारे x और y के मान इस प्रकार से ज्ञात हो गए। अब हम बढ़ते हैं हमारे इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न पे। देखिएगा
16 को दो प्रकार में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। ठीक है, तो देखिए यहां से मैं आपको बता देता हूं। पांचवा प्रश्न, माना 16 का एक भाग जो है बराबर x है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस का x। ठीक है, ये आपको सिंपल सी बात समझ में आई। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, तो मैं मान लेता हूं कि x जो है बड़ा भाग है, तो बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, तो छोटे भाग के वर्ग से कितना अधिक है, 164 अधिक है। तो ये अपना समीकरण बन गया। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, प्रश्नानुसार है। क्या एक भाग इसको बड़ा मान लेते हैं ना, एक बड़ा भाग और दूसरा अपने आप से छोटा भाग हो जाएगा। ठीक है, हमें प्रश्न में क्या बोला गया है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, तो ये हमारा ये समीकरण बन गया। अब कुछ भी नहीं करना, इस प्रश्न को हमें सिंपली हल करना है। तो 2x² बराबर 16 का स्क्वायर हम करते हैं ना, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 16 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो किसके बराबर आएगा, 256 के बराबर। ठीक है, माइनस का 16 दूनी 32 x आएगा और प्लस का कितना, x² प्लस का 164। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आया भाई सभी को, है ना। चलिए अब देखिएगा यहां से, अब जैसे हम इसे हल करेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। पक्षांतरण करते हैं, 2x² है, इधर x² है तो केवल x² बचेगा, माइनस का 32 इधर आएगा तो प्लस का 32x बनेगा, और 256 में 164 जोड़ेंगे ना तो पक्षांतरण होगा तो माइनस होकर के आएगा। 6 4 10, हाथ से लगी 1, 6 5 11, 1 12, हाथ से लगी 1 2, 1 3 और 1 4, 420 बराबर किसके, 0 के। अब हमें एक काम करना है, दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका योगफल तो किसके बराबर आए, योगफल आए 32 के बराबर और गुणनफल जो आए वो 420 के बराबर आए। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं 42 की 10 से गुणा करूं तो 420 आएगा। ठीक है, और अगर मैं 42 में से 10 घटाऊं तो कितना आएगा भाई, 32 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारे दो टुकड़े मिल चुके हैं, क्या, x² प्लस का 42x माइनस का 10x माइनस का 420 बराबर 0। x उभयनिष्ठ ले लेता हूँ, x प्लस का 42 माइनस का 10 उभयनिष्ठ आ जाएगा, x प्लस का 42 बराबर किसके, 0 के। तो एक बन जाएगा x प्लस का 42 और एक बन जाएगा x माइनस का 10 बराबर किसके, 0 के। अब हम एक काम करते हैं, x के मान निकलेंगे, एक आएगा हमारे पास x का मान माइनस का 42 और एक आएगा x का मान 10 के बराबर। अब इन दोनों में से सही कौन सा है और कौन सा हमें नहीं लेना है वो भी देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ से पता चलेगा जो इसको संतुष्ट कर रहा है वो हमें लेना है ना। देखिएगा कौन सा संतुष्ट कर रहा है इसमें कि एक भाग, अब सुनिएगा 16 के हमें टुकड़े करने हैं, तो एक तो 10 आएगा और दूसरा 6 आ जाएगा, तो हमारा जो 42 जो होगा माइनस का 42 जो है वो अस्वीकार है, क्योंकि अगर 16 के टुकड़े करेंगे तो माइनस का 42 थोड़ी ना आएगा, उसमें एक भाग है ना। तो हमारे पास x बराबर एक 10 आ जाएगा। ठीक है, यह कौन सा बड़ा भाग, तो छोटा भाग ये आ जाएगा 16 माइनस का 10 मतलब किसके बराबर, 6 के बराबर। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रश्नावली को देखेंगे जिसमें आपके विविक्तिकर के मूलों की प्रकृति बताइए। हालांकि मैंने आपको इसी में विविक्तिकर के मूलों की प्रकृति के बारे में आपको पूरा
क्लियर बता दिया था। तो आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।